एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक 15 साल की बच्ची है। एक ऐसी उम्र जहां बच्चे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू ही करते हैं। उस उम्र में इस बच्ची की शादी कर दी जाती है। बहुत ही छोटी उम्र है ये। हाँ, और शादी को मुश्किल से 3 महीने ही हुए हैं कि एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। एक दिन अचानक उसके पति को सांप काट लेता है और उसकी डेथ हो जाती है। अरे बाप रे। बिल्कुल। अब वो बच्ची महज 15 साल की उम्र में विधवा हो चुकी है, और ऐसे मुश्किल वक्त में जब उसे परिवार के सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसके ससुराल वाले उसे घर से धक्के मार के निकाल देते हैं। मतलब सारे रिश्ते नाते तोड़ लेते हैं वो लोग। एग्जैक्टली। सारे रिश्ते खत्म। अब वो वापस अपने माता पिता के घर आ जाती है। उसके माता पिता उसे फिर से खड़ा करते हैं, उसे पढ़ाते लिखाते हैं, और वो बच्ची भी हार नहीं मानती है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। हाँ यार, वो अपनी मेहनत से, अपने पसीने से एक स्कूल टीचर बनती है और बाद में प्रमोट होकर एक स्कूल की प्रिंसिपल भी बन जाती है। वाओ, ये तो एक बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है ना? और अपनी पूरी जिंदगी की इस कड़ी मेहनत से वो बैंक अकाउंट, प्रोविडेंट फंड और प्रॉपर्टी के रूप में करीब 5 करोड़ रुपए की भारी भरकम संपत्ति जमा कर लेती है। मतलब एक पूरा एम्पायर उसने अकेले अपने दम पर खड़ा कर लिया। बिल्कुल अकेले। लेकिन फिर एक दिन 65 साल की उम्र में बिना कोई वसीयत बनाए उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। जिसे लीगल टर्म्स में हम इंटरस्टेट डेथ कहते हैं, बिना विल बनाए गुजर जाना। हाँ, इंटरस्टेट। तो अब सवाल ये उठता है कि उस 5 करोड़ की प्रॉपर्टी का असली हकदार कौन है? क्या वो माता पिता जिन्होंने उसे उस बुरे वक्त में सहारा दिया, या वो ससुराल वाले जिन्होंने उसे 15 साल की उम्र में बेसहारा छोड़कर निकाल दिया था? अगर कोई आम इंसान सोचे तो जवाब बहुत क्लियर लगता है। वही तो। मोरालिटी और आम लॉजिक तो यही कहता है कि माता पिता को मिलनी चाहिए। ये सुनने में किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगता है, लेकिन ये कोई कहानी नहीं है, ये भारत का असली कानून है। और इस कहानी का एंड वो नहीं है जो हम और आप सोच रहे हैं। बिल्कुल। तो हेलो और द डीप डाइव में स्वागत है। आज के इस इन डेप्थ एनालिसिस में हम कानून की किताबों के कुछ ऐसे ही पन्नों को पलटेंगे। मेरे सामने लीगल डॉक्यूमेंट्स, ऐतिहासिक जजमेंट्स और रिसर्च आर्टिकल्स का एक पूरा स्टैक रखा है। और आज का हमारा जो फोकस है वो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का सेक्शन 15। हाँ, सेक्शन 15। आसान भाषा में अगर कहें तो अगर किसी हिंदू महिला की बिना वसीयत बनाए मृत्यु हो जाए तो देश का कानून उसकी प्रॉपर्टी को कैसे बांटता है। और देखिए, हम यहाँ कोई लॉ स्कूल का बोरिंग लेक्चर नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल नहीं। हमारा मिशन है इस डिबेट की गहराइयों में उतरकर ये समझना कि कानून आखिर एक महिला की संपत्ति को किस नजरिए से देखता है। क्योंकि इस कानून में कुछ ऐसे शॉकिंग रूल्स हैं जो सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि समाज तो आगे बढ़ गया, लेकिन क्या हमारे कानून आज के समय के हिसाब से अपग्रेड हुए हैं? सही बात है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 1956 से पहले के भारत में। हाँ, क्योंकि हिस्ट्री का वो कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। तो 1956 से पहले महिलाओं के प्रॉपर्टी राइट्स क्या थे? देखिए, 1956 से पहले हिंदू महिलाओं को प्रॉपर्टी के मामले में एब्सोल्यूट ओनर यानी पूर्ण स्वामी नहीं माना जाता था। लीगल भाषा में उनके स्टेटस को लिमिटेड ओनर कहते थे। लिमिटेड ओनर। हाँ, और उनके पास जो भी संपत्ति होती थी उसे विडोज एस्टेट कहा जाता था। तो इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? प्रैक्टिकल मतलब यह है कि आप इसे केयरटेकर की तरह समझिए। मान लीजिए आपको एक घर में रहने के लिए भेज दिया जाए। आप वहां रह सकते हैं, बगीचे के फल खा सकते हैं, किराए का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पैसों की सख्त जरूरत पड़ जाए तो आप उस घर को बेच नहीं सकते, आप उसे गिफ्ट नहीं कर सकते और उसकी वसीयत किसी के नाम नहीं कर सकते। मतलब मैं उस घर का मालिक नहीं हूँ, सिर्फ एक केयरटेकर हूँ। एग्जैक्टली। और आपके जाने के बाद वो घर वापस उसी परिवार को मिल जाएगा जिसने आपको केयरटेकर बनाया था। अरे बाप रे, ये तो पूरी तरह से एक पितृसत्तात्मक या कहें पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर था। बिल्कुल। जॉइंट फैमिली में प्रॉपर्टी हमेशा पुरुषों के हाथ में ही रहती थी। लेकिन फिर 1956 आता है और आजाद भारत की संसद एक बहुत ही ऐतिहासिक कानून पास करती है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। हाँ, और इसका सेक्शन 14 तो पूरा गेम ही बदल देता है। सेक्शन 14 ने क्या किया? इसने साफ शब्दों में डिक्लेयर किया कि एक हिंदू महिला के पास जो भी संपत्ति है, चाहे विरासत में मिली हो, बंटवारे में या उसने अपनी खुद की मेहनत से कमाई हो, वो उस प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ओनर होगी। मतलब पूर्ण स्वामी। केयरटेकर वाला टैग हमेशा के लिए खत्म। बिल्कुल खत्म। अब रजिस्ट्री सीधे उसके नाम पर है। वो बेचे, दान करे, जो चाहे करे। ये तो बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप था। महिलाओं को फाइनेंशियल आजादी देने के लिए एक बड़ी जीत। बहुत बड़ी जीत। लेकिन यहीं से हमारी आज की चर्चा का असली पेज शुरू होता है। हाँ।
वो पेज क्या है? देखिए, जब फुल ओनरशिप मिल गई तो कानून के सामने एक नया सवाल खड़ा हो गया। अगर वो महिला एब्सोल्यूट ओनर है और वो बिना वसीयत बनाए गुजर जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? क्योंकि जो पुरुष बिना वसीयत बनाए गुजरते हैं उनके लिए तो सेक्शन 8 में अलग नियम है ना? हाँ, लेकिन महिलाओं के लिए लेजिस्लेटर्स ने सेक्शन 15 के सब सेक्शन 1 में, मतलब सेक्शन 15(1) में एक बिल्कुल अलग व्यवस्था तैयार की। एक फिक्स्ड ऑर्डर बनाया उन्होंने। जी, एक 5 लेवल का पिरामिड। तो चलिए इस पिरामिड की परतों को खोलते हैं, देखते हैं कि कानून की नजर में एक महिला के सबसे करीबी वारिस कौन है। तो अगर महिला बिना वसीयत बनाए गुजर जाती है तो प्रॉपर्टी पर सबसे पहला हक होता है उसके बच्चों का, बेटे और बेटियां। और अगर बच्चे जीवित नहीं हैं तो उनके बच्चे, यानी पोते पोतियां। हाँ। और बच्चों के साथ साथ बराबर का हिस्सेदार होता है उस महिला का पति। ठीक है, यहां तक तो सब कुछ बहुत लॉजिकल और फेयर लगता है। न्यूक्लियर फैमिली है, प्रॉपर्टी परिवार में ही रहनी चाहिए। बिल्कुल मेक सेंस करता है। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचते हैं, मान लीजिए उस महिला का कोई बच्चा नहीं है और पति की भी मृत्यु हो चुकी है, तब प्रॉपर्टी किसे मिलेगी? क्या उसके अपने माता पिता को? नहीं, यही सबसे बड़ा शौक लगता है लोगों को। सेक्शन 15(1) की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं पति के उत्तराधिकारी। पति के वारिस मतलब ससुराल वाले, देवर, जेठ, सास, ससुर। एग्जैक्टली। और उस महिला के अपने माता और पिता इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं। ये तो बहुत अजीब है। मतलब अगर पति के परिवार में दूर दूर तक कोई भी वारिस नहीं है, केवल तब वो प्रॉपर्टी उस महिला के सगे माता पिता के पास जाएगी। हाँ, और चौथे नंबर पर आते हैं पिता के वारिस और सबसे एंड में 5वें नंबर पर माता के वारिस। अगर हम इस लिस्ट का एनालिसिस करें तो ये हमारे समाज की सोच के बारे में बहुत कुछ बताता है। हमारे सोर्सेज में लीगल स्कॉलर्स ने इस पर काफी लिखा है। बिल्कुल, उन्होंने जोर दिया है कि ये हायरार्की कोई रैंडम लिस्ट नहीं है, ये सीधे तौर पर हमारी ऐतिहासिक पेट्रियार्कल सोच की परछाई है। मतलब कानून बनाने वालों के दिमाग में उस समय वही जॉइंट फैमिली का ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था। हाँ, ये मान लिया गया था कि शादी के बाद महिला पूरी तरह पति के परिवार का हिस्सा बन जाती है। उसकी अपनी पुरानी पहचान, मायके से उसका जुड़ाव कानून की नजर में एक तरह से सेकेंडरी हो जाता है। इसीलिए उसकी संपत्ति पर पहला हक ससुराल वालों का माना गया। सही कहा। हालांकि 1956 में लेजिस्लेटर्स को ये एहसास तो था कि हर सिचुएशन में ये जनरल रूल लगाना सही नहीं होगा। कुछ एक्सेप्शंस होने चाहिए। हाँ, जहां प्रॉपर्टी का सोर्स मायने रखता हो, और इसीलिए उन्होंने सेक्शन 15(2) बनाया। सेक्शन 15(2) ये सोर्स के बेसिस पर काम करता है। जी। कानून कहता है कि अगर महिला के कोई बच्चे नहीं हैं तो हम आंख बंद करके वो 5 लेवल वाली लिस्ट फॉलो नहीं करेंगे। हम देखेंगे प्रॉपर्टी आई कहां से थी। तो इसमें अपवाद क्या है? पहला अपवाद यह है कि अगर प्रॉपर्टी महिला को अपने माता पिता से विरासत में मिली थी, मान लीजिए पिता ने बेटी के नाम जमीन कर दी, हाँ, और बेटी की बिना वसीयत बनाए मृत्यु हो गई और हाँ, उसके बच्चे नहीं है, तो जनरल रूल से तो जमीन देवर या जेठ के पास चली जाती। हाँ। लेकिन सेक्शन 15(2) बीच में आके कहता है, रुको, ये जमीन मायके से आई थी तो वापस मायके ही जाएगी, यानी पिता के वारिसों के पास। इसे सोर्सेज में रिवर्जन का नियम कहा गया है ना? बिल्कुल, वापसी का नियम। और दूसरा अपवाद भी ऐसे ही काम करता है। अगर प्रॉपर्टी पति या ससुर से विरासत में मिली थी तो वो वापस पति के वारिसों के पास लौट जाएगी। मतलब माता पिता के पास नहीं जाएगी। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि प्रॉपर्टी जिस परिवार के पेड़ की जड़ों से आई थी वो उसी पेड़ की शाखाओं में वापस लौट जाती है। बहुत सही एनालॉजी है, दूसरे परिवार के पेड़ में ट्रांसफर नहीं होती। इस रिवर्जन के नियम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उदाहरण सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में मिलता है, भगत राम वर्सेस तेजा सिंह केस। हाँ, इस केस के फैक्ट्स बहुत क्लियर करते हैं इस नियम को। इसमें एक महिला थी जिसे अपनी माँ से विरासत में जमीन मिली थी और बिना संतान के उनकी डेथ हो गई। तो अब दिवंगत पति के भाई ने, यानी देवर ने, जमीन पर दावा ठोक दिया कि सेक्शन 15(1) के तहत मैं वारिस हूँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ सेक्शन 15(2) का अपवाद लगा दिया। एग्जैक्टली। कोर्ट ने कहा कि प्रॉपर्टी माँ से आई थी, पेरेंट्स के सोर्स से, तो रिवर्जन का नियम लगेगा। प्रॉपर्टी वही जाएगी जहां से आई थी। तो बहन जीवित थी तो जमीन बहन को मिल गई, देवर को नहीं। हाँ, देखिए, अगर लॉजिक और फेयरनेस की बात करें तो विरासत में मिली संपत्ति के लिए ये नियम बहुत ही न्यायपूर्ण लगता है। जिसके परिवार की संपत्ति थी उसी में लौट गई। बिल्कुल, कोई बाहरी व्यक्ति कब्जा नहीं कर पाया। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे डार्क हिस्सा अब शुरू होता है। ये तो हुई विरासत की बात, लेकिन क्या होगा अगर संपत्ति विरासत में ना मिली हो? मतलब अगर उसने खुद अपनी मेहनत से कमाई हो। हाँ, जिसे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का सबसे विवादित टॉपिक है।
और इसका लीगल जवाब ये है कि महिला की खुद की कमाई हुई संपत्ति सेक्शन 15(2) के उस वापसी वाले अपवाद में नहीं आती है। व्हाट मतलब अपवाद में नहीं आती? नहीं आती। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर महिला ने करोड़ों कमाए हैं तो उस पर सेक्शन 15(1) का वही जनरल रूल लगेगा। वही 5 लेवल वाली लिस्ट। जहां पति के वारिस दूसरे नंबर पर है और सगे माता पिता तीसरे नंबर पर। एग्जैक्टली। इसका तो जमीनी हकीकत पर बहुत खतरनाक असर होता होगा। इसे समझने के लिए हमें वापस उसी केस पर चलना होगा जिससे हमने शुरुआत की थी, ओम प्रकाश वर्सेस राधाचरण। हाँ, वो 15 साल की बच्ची जो बिना सपोर्ट के पढ़ लिख कर प्रिंसिपल बनी, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी जोड़ी और 65 साल में बिना वसीयत के गुजर गई। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो बहुत बड़ा धर्म संकट था। माता पिता का तर्क था कि ससुराल वालों ने तो उसे कभी अपनाया ही नहीं। हमारी बेटी ने हमारे सपोर्ट से संपत्ति बनाई तो ससुराल वालों को क्यों मिले? और पति के वारिसों का तर्क था कि कानून की किताब में तो सेक्शन 15(1) लिखा है, प्रॉपर्टी पर हक उनका ही है। और अगर मोरालिटी के तराजू पर तोलें तो लगता है संपत्ति माता पिता को मिलनी चाहिए। लेकिन अदालतें भावनाओं से तो नहीं चलती ना। हाँ। अदालतें चलती हैं संसद के बनाए कानून से। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रहा? सुप्रीम कोर्ट को भारी मन से फैसला ससुराल वालों के पक्ष में सुनाना पड़ा। मतलब देवर और जेठ को प्रॉपर्टी मिल गई। हाँ, कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 15(1) की भाषा बिल्कुल स्पष्ट है। अगर बच्चे नहीं हैं तो कमाई हुई संपत्ति पर पहला हक पति के वारिसों का ही होगा। सेक्शन 15(2) का वापसी वाला अपवाद यहाँ लागू नहीं हो सकता क्योंकि प्रॉपर्टी विरासत की नहीं थी। ये तो बहुत शॉकिंग है। हमारे सोर्सेज में इस फैसले और कानून की कड़ी आलोचना की गई है। बिल्कुल, लीगल एक्सपर्ट्स इसे साफ तौर पर महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण यानी डिस्क्रिमिनेटरी मानते हैं। जरा सोचिए, एक महिला अपने ससुराल से अलग हो चुकी है, अकेले जीवन खड़ा किया, लेकिन बिना वसीयत मरेगी तो मेहनत की कमाई उसी परिवार को इनाम में मिल जाएगी जिसने उसे कभी अपनाया नहीं। एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि जब महिला अपनी संपत्ति खुद बनाती है तो उसे उसकी शादी की पहचान से अलग एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन इससे एक बेसिक सच्चाई भी समझ आती है। जजेस कानून बनाते नहीं हैं, वो सिर्फ व्याख्या करते हैं। बिल्कुल, कानून बनाना संसद का काम है। जब तक संसद कानून अमेंड नहीं करती, अदालतों के हाथ बंधे हैं। ओम प्रकाश का केस एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था हमारे सिस्टम के लिए। खैर, ये तो बात हुई कि संपत्ति किस ग्रुप को मिलेगी। अब सवाल उठता है कि जब तय हो गया कि किसे मिलनी है तो उसे असल में बांटा कैसे जाता है? इसकी मैकेनिक्स क्या हैं? इसके लिए हमें सेक्शन 16 देखना होगा। इसके नियम बहुत ही मैथमेटिकल है। क्या नियम है? पहला रूल सिंपल है, जो ग्रुप लिस्ट में ऊपर है उसे पूरी संपत्ति मिलेगी, नीचे वाले को कुछ नहीं मिलेगा। मतलब फर्स्ट लेवल पर पति के वारिस हैं तो सेकंड लेवल वाले माता पिता को कोई शेयर नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर एक ही ग्रुप में कई लोग हों तो संपत्ति बराबर बढ़ जाती है। और इसमें एक और बहुत अहम रूल है, पर्स टर्प्स। हाँ, प्रति शाखा बंटवारा। इसे भी उसी पेड़ के उदाहरण से समझ सकते हैं। मुख्य शाखा टूट जाए तो पानी आगे की टहनियों तक पहुंचेगा। इसका लीगल मतलब क्या हुआ? मतलब अगर किसी मृत महिला का कोई बेटा या बेटी पहले ही गुजर चुके हैं लेकिन उनके बच्चे जीवित हैं तो वो पोते पोतियां अपने मृत माता पिता के हिस्से की प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हैं। इसे एक सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए एक महिला सुनीता की डेथ हो जाती है। सुनीता के 2 बेटे थे, अमन और राहुल। ठीक है। अमन जीवित हैं लेकिन राहुल की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी और राहुल के 2 बच्चे हैं। अब बंटवारा कैसे होगा? प्रॉपर्टी के ठीक 2 हिस्से होंगे। आधा हिस्सा यानी 50% अमन को मिलेगा और जो बचा हुआ आधा हिस्सा राहुल को मिलने वाला था वो अब राहुल के दोनों बच्चों के बीच बराबर बढ़ जाएगा। मतलब 25-25%। एग्जैक्टली। ये रूल सुनिश्चित करता है कि अकाल मृत्यु होने पर वारिस के बच्चों के साथ अन्याय ना हो। ये तो काफी फेयर है। लेकिन अब ये एनालिसिस एक डार्क मोड़ लेता है। अच्छा, क्या होगा अगर जो व्यक्ति लिस्ट में सबसे ऊपर है वही उस महिला का खून कर दे? क्या कानून फिर भी हत्यारे को प्रॉपर्टी दे देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे लीगल भाषा में अयोग्यता या डिस्क्वालिफिकेशन कहते हैं। तो सेक्शन 25 और 26 में इसका जिक्र है ना? हाँ, पुराने हिंदू कानून में तो बहुत अजीब नियम थे। अंधा या बहरा होने पर बेदखल कर देते थे। अरे बाप रे। लेकिन 1956 के एक्ट ने इन अतार्किक नियमों को हटा दिया। सबसे प्रमुख है सेक्शन 25, मर्डरर को अयोग्य ठहराना। मतलब अगर कोई उत्तराधिकार जल्दी पाने के लालच में महिला की हत्या करता है या साजिश रचता है तो कानून उसे पूरी तरह अयोग्य कर देता है। उसे कुछ नहीं मिलेगा।
ये इस यूनिवर्सल प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही अपराध से फायदा नहीं उठा सकता। ये बहुत सॉलिड सेफगार्ड है। और एक कन्वर्जन से जुड़ा रूल भी है ना, सेक्शन 26 में। हाँ, और अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर किसी वारिस ने हिंदू धर्म छोड़ दिया तो उसे बेदखल कर देंगे। तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर वारिस धर्म बदल लेता है तो वो अयोग्य नहीं होता, उसे पूरा हिस्सा मिलेगा। तो फिर अयोग्य कौन होता है? उसके बच्चे। धर्म बदलने के बाद जो बच्चे पैदा होंगे वो हिंदू संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते, जब तक कि बंटवारे के समय वो वापस हिंदू धर्म में ना आ गए हों। अच्छा, मतलब कन्वर्जन का असर खुद पर नहीं पड़ता, आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है। एग्जैक्टली। और 2005 में भी तो कुछ अमेंडमेंट हुआ था ना इसमें। हाँ, एक बहुत प्रोग्रेसिव बदलाव था। पहले एक नियम था जो विधवाओं को संपत्ति से अयोग्य कर देता था अगर उन्होंने दूसरी शादी कर ली हो। 2005 में इसे पूरी तरह हटा दिया गया, ताकि कोई महिला दोबारा जिंदगी शुरू करे तो विरासत से हाथ ना धोना पड़े। बिल्कुल। ये जेंडर जस्टिस के लिए बहुत सही कदम था। बिल्कुल। तो अब इस पूरी कानूनी भूल भुलैया को पार करने के बाद हम कहाँ खड़े हैं? अगर वाइड एंगल लेंस से देखें तो एक बड़ा विरोधाभास, एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। हाँ, एक तरफ सेक्शन 14 है जिसने एब्सोल्यूट ओनर बनाकर क्रांतिकारी कदम उठाया, और दूसरी तरफ सेक्शन 15 है जो आज भी पुरानी सोच से आजाद नहीं हो पाया है। ओम प्रकाश के समय याद दिलाता है कि खुद की कमाई संपत्ति के मामले में कानून महिला को आजाद व्यक्ति नहीं मानता, सिर्फ शादी के फ्रेम से ही देखता है। विरासत के लिए तो वापसी का लॉजिक ढूंढ लेता है, लेकिन खुद की कमाई के लिए अंधा हो जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर कानून इतना रिजिड है तो समाधान क्या है? डिफॉल्ट सिस्टम से कैसे बचें? और इसी बात पे मैं जोर देना चाहूंगी। इसका सबसे प्रैक्टिकल समाधान है टेस्टामेंट्री सक्सेशन, यानी सेक्शन 30 के तहत अपनी वसीयत खुद बनाना। हाँ, जो भी महिला आर्थिक रूप से आजाद है या जिसके परिवार में ऐसी महिलाएं हैं, ये बात गांठ बांध ले। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी मेहनत की कमाई उस डिफॉल्ट तरीके से उन लोगों के पास जाए जिन्हें आप देना नहीं चाहते, तो विल बनाना सबसे पावरफुल टूल है। वसीयत आपके इरादों को लीगल आवाज देती है। 1956 का पुराना नियम आप पर लागू नहीं होगा फिर। बिल्कुल। जाते जाते उसी घर वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। आप खून पसीने से अपना घर बनाते हैं। आज का समाज महिलाओं से आर्थिक आजादी की उम्मीद करता है, उन्हें वर्कफोर्स में आगे लाता है। लेकिन अगर समाज इतनी प्रगति कर रहा है तो क्या संपत्ति के कानूनों को भी उसी आजादी का सम्मान नहीं करना चाहिए? बहुत सही सवाल है ये। अगर एक महिला अपने संघर्षों में स्वतंत्र है तो क्या उसकी लेगेसी को उसकी शादी के दायरे से परे नहीं देखा जाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे समाज और कानून बनाने वालों को गंभीरता से सोचना चाहिए। क्योंकि कानून सिर्फ शब्द नहीं होते, वो इस बात का आईना होते हैं कि हम किसे कितनी अहमियत देते हैं। बिल्कुल, इस बारे में जरूर सोचिएगा। और इसी विचार के साथ आज के द डीप डाइव के सफर को यहीं रोकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस डिस्कशन ने कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा। हाँ, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ गहराई में उतरने के लिए। तब तक अपने हक के प्रति जागरूक रहिए। नमस्कार। नमस्कार।